हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का चौथा अध्याय परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, कैनाल किरणें क्या हैं? तो इसका उत्तर है कैनाल किरणें धनावेशित किरणें हैं जो एनोड से थोड़ी और चलती हैं, इन्हें एनोड किरणें भी कहते हैं। कैनोल किरणों के कारण ही धनावेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई। दूसरा प्रश्न, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? तो इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई आवेश मतलब ऋण आवेश तथा प्रत्येक प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है। इसलिए आवेश की संख्या समान परंतु विपरीत होने के कारण परमाणु का कोई आवेश नहीं होता, अतः वे उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनावेशित आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा परमाणु कण विद्यमान है? इसका उत्तर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इसलिए नाभिक में अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होते हैं क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। अगला प्रश्न, 3 कक्षाओं वाले बोर मॉडल का चित्र बनाइए। ये बोर मॉडल का चित्र है, आप इसे ध्यान से बना लें, ठीक है। यहाँ पर KLMN कक्षाएं होती हैं और बीच में नाभिक होता है। अगला प्रश्न, क्या अल्फा कणों का प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरे धातु की पन्नी से संभव होगा? तो इसका उत्तर है हाँ, 7 कणों का प्रकीर्णन किसी भी धातु की पन्नी से संभव है और परिणाम वही प्राप्त होगा जो सभी धातुओं की संरचनाओं की परमाणु संरचनाओं एक जैसी होती है। हमारा अगले जो बड़े प्रश्न है उसमें पहला है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो इसके 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4 यूनिट है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? ठीक है, तो हीलियम का द्रव्यमान अगर 4 यूनिट है और 2 इसमें प्रोटॉन है तो 2 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। अगला जो प्रश्न है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे। कार्बन में 6 परमाणु होते हैं तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6, तो इलेक्ट्रॉन में का वितरण करेंगे तो K में 2 होगा और L में 4 होंगे, मतलब 6 होंगे। K कक्षा में 2 और बचे हुए L कक्षा में होंगे। L कक्षा की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 6 लेने की होती है, तो बचे हुए 4 इसमें भरे जाएंगे। और अब बात करें हम सोडियम परमाणु की, तो इसमें 11 होते हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में 11 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वितरण इस तरह से होगा K L M में। तो देखिए यहाँ पर 2, 8 और 11, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में कक्षाओं की संख्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखो, K में होंगे 2, L में होंगे 8, तो 8 और 2 10 होंगे टोटल। ठीक है, अगला प्रश्न, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका उत्तर, हम जानते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता या शक्ति अथवा संयोजकता होती है। क्लोरीन परमाणु की संख्या 17, प्रोटॉन 17, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। तो यहाँ पर K L M में, तो K में 2 होंगे, L में 8, तो बचे हुए M में 7 होंगे। ठीक है, चूँकि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ताकि निकटतम अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्लोरीन की संयोजकता होगी 8 - 7 बराबर 1। सल्फर परमाणु की संख्या 16 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 16 है तो प्रोटॉन भी 16 होंगे। KLM में 2, 8 और 6, यहाँ पर अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता -2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीशियम परमाणु की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, तो यहाँ पर इनको हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे तो K में 2, L में 8 10 हो गए, बचे हुए
m मतलब तीसरे कक्षा में होंगे 2, तो यहाँ पर 2 अधिक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए मतलब 2 इनको बाहर त्याग देगा, तो ये मैग्नीशियम संयोजकता होगी +2। ठीक है, अगला प्रश्न है, बड़े वाले प्रश्न आ रहे हैं आगे से। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, और दूसरा परमाणु का क्या आवेश है। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे आंसर हैं इसके। प्रोटॉन की संख्या 8 है तो परमाणु संख्या भी 8 होगी। प्रोटॉन की संख्या 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो परमाणु पर नेट आवेश क्या होगा, 8 + 8 - 0 होगा। ठीक है, तो मतलब परमाणु उदासीन होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो ये है, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 8 प्रोटॉन है तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है तो 8 8 16, मतलब सल्फर में 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन, मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 32। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चिन्ह है ये। H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों की सारणीबद्ध कीजिए। H मतलब प्रोटियम, T मतलब ड्यूटेरियम और T मतलब ट्राइटियम। सब में प्रोटॉन एक एक होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए, प्रोटियम और ड्यूटेरियम में एक एक होता है और ट्राइटियम में 2 होते हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0 होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है, ट्राइटियम में 1 होता है। ठीक है, बात करेंगे हम समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन के 2 समस्थानिक है C612 और C614। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इनका सेम ही होगा। समभारिक की बात करेंगे तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, इसलिए समभारिक कहते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग अलग होता है। आगे प्रश्न, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कणों के गुणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम देखो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर एक तरफ हम गुण लेंगे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेंगे। तो पहले बात करेंगे हम आपेक्षिक द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1/2000वां भाग होता है। ठीक है, और प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसका 1 यूनिट होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट होता है। आपेक्षिक आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0 होता है। परमाणु की स्थिति की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। निरपेक्ष आवेश की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है इसके ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻19 कूलाम धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करेंगे तो ये होगा 9 × 10⁻28 ग्राम होता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻28 और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻24 और न्यूट्रॉन का भी 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो इसका उत्तर, जे थॉम्सन के मॉडल के से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग में ज़्यादातर अल्फा कण सीधे ही क्यों निकल गए, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे छोटे कणों से क्यों विक्षेपित हुए और बहुत कम कण वापस क्यों आ गए, इन प्रश्नों की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। तीसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो इसका उत्तर है, यदि कोई आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा, जिससे उसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और इसकी गति भी कम होती जाएगी। अंततः स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु स्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं परंतु समाप्त या नष्ट नहीं होते। ठीक है, ये इसका एक चित्र है, तो इस तरह से ये अंदर चला जाना चाहिए। अगला प्रश्न, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला, परमाणु के केंद्र में आवेशित धनावेशित नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं।
तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें KLMN या कक्षा संख्याओं में 1 2 3 4 के नाम से दिखाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो सभी परमाणु मॉडलों की इस तरह से तुलना करेंगे, जैसे एक तरफ थॉमसन परमाणु मॉडल लेते हैं, दूसरा रदरफोर्ड का, तीसरा बोर का। ठीक है, तो पहला पॉइंट, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है तथा इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। ये तो थॉमसन ने बोला था। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। बोर ने कहा परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर बोर का जो मॉडल है वो इनमें सबसे ज़्यादा सटीक है। दूसरा पॉइंट, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये बात थॉमसन ने सही बोला था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन चारों वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जबकि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। कुछ कमियां हैं। थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल में नहीं समझा जा सका। जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा परिणामों को व्याख्या करने में असमर्थ रहा। नाभिक, इधर को हम बात करेंगे यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल की। यहाँ पर रदरफोर्ड का नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां भी है, लिमिटेशन बोलते हैं जिनको। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहा, क्योंकि गोलाकार पथ में चक्कर लगाता हुआ कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा और उसकी गति धीरे धीरे कम होगी तथा अंततः नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थायी होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण होता है। और चौथा पॉइंट है इसमें, इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं कोष KLMN या संख्याओं में 1 2 3 4 के द्वारा दर्शाई जाती हैं। इसके लाभ हैं, बोर मॉडल के परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या स्पष्ट हुई, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। छठा प्रश्न है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों के इलेक्ट्रॉनिक वितरण के नियम लिखिए। जैसे परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। पहला, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या है, n कक्षा की संख्या ऊर्जा स्तर है। जैसे पहली कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 होगा, दूसरे में 2 × 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4 × 2 8, तीसरे में 3 3 9 गुणा 2 करेंगे 18, और चौथे में 4 4 16 गुणा 2 करेंगे तो 32। इस तरह से और भी आगे आप निकाल सकते हैं। दूसरा, सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन जब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। सातवां प्रश्न, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण किया जाता है, वही उस तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजकता होती है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 7 या 8 सिलिकॉन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 8 गुणा सिलिकॉन का परमाणु, द्रव्यमान 14। ठीक है, इस तरह से। तो आगे बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो KL में इस तरह से बोला जाएगा और S में इस तरह से 2 8 4, मतलब सिलिकॉन में 14 परमाणु हैं तो 2 8 6, और इस तरह से ऑक्सीजन में 2 और 6। आगे बात करेंगे हम 8वें प्रश्न की। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिकों के 2 उपयोग भी लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले परमाणु संख्या। एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या की कुल संख्या के बराबर होती है।
जैसे जेड, जिसे जेड द्वारा दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार सोडियम की परमाणु संख्या जेड बराबर 11 है। द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 यूनिट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फास्फोरस का मास 31 यूनिट है, जिसमें प्रोटॉन संख्या 15 और न्यूट्रॉन संख्या 16 है, तो दोनों जोड़कर 31 हो जाते हैं। बात करेंगे समस्थानिक की। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रत्येक परमाणु संख्या 1 है, परंतु द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इस प्रकार कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, जैसे C कार्बन 16, 6 कार्बन 16 और 6 कार्बन 14। संभारिक, संभारिक तत्व विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम और ऑर्गन की परमाणु संख्या 20 और 18 है, परंतु दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इसलिए 18 Ca और 18 ऑर्गन संभारिक है। समस्थानिकों के 2 उपयोग इस तरह से हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। 9वां प्रश्न, सोडियम मतलब Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLm का 2, 8 और 1। चूँकि सोडियम के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ आयन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है, इसलिए Na+ का जो अष्टक है वो पूरी तरह से भरा होता है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों जैसे ब्रोमीन 79 75 इसका 49.7% तथा ब्रोमीन 81 35 50.3% के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान गणना कीजिए। तो ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान 79 × 80 गुणा 49.7/100 प्लस 81 गुणा 50.3/100। तो इनको जब हम गुणा करके जब 100 का भाग देंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास में 80.006 यूनिट। ठीक है, तो इनको हम औसतन 80 यूनिट भी लेते हैं। 11वां प्रश्न है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 11.2 व 16.2 यूनिट है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X 16 8 और 18 X 8 का प्रतिशत क्या होगा। तो इसी तरह से निकालेंगे इसको। 16 गुणा X/100 प्लस 18 गुणा 100 माइनस X/100 बराबर ये निकल कर आता है हमारे पास में 16.2। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर X की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको हल करेंगे। हल करने पर हमारे पास में X का मान आता है 90। ठीक है, मतलब 90% X जीनॉन 8 16 होगा हमारे पास में, और बचा हुआ 10% जीनॉन 8 18 होगा। 12वां प्रश्न है, यदि तत्व को Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। Z बराबर 3 मतलब परमाणु संख्या 3 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K और L में K में 2 होगा, L में 1 होगा। क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तत्व की संयोजकता 1 होगी, क्योंकि यह तत्व एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है तथा परमाणु संख्या 3 वाले तत्व का नाम लिथियम है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है इसके। 13वां प्रश्न, 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संघटक नीचे दिया गया है, जैसे प्रोटॉन 6 और X और Y। ठीक है, X का नाम क्या होगा, X का परमाणु द्रव्यमान होगा 12, मतलब ये कार्बन होगा, और यहाँ पर ये 14 है, इसका मतलब ये भी कार्बन ही होगा, लेकिन इसका क्या होगा एक 14, ये कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक, अपर रूप नहीं बोल सकते इसको, यहाँ पर हम अभी जो नाम आया था इसकी समस्थानिक बोल सकते हैं इसको। तो ये कार्बन के 2 समस्थानिक हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां, निम्नलिखित व्यक्तियों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। पहला, J.J. थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर निकलेगा सही। न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, केंद्रक में। दूसरा, यहाँ पर ये और देखना है कि ये
सही दिया था या गलत दिया था। ठीक है, तो इसमें चार कथन दे रखे हैं। पहला कथन ये थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अच्छा, ये गलत है। ठीक है, थॉमसन ने नहीं दिया था, ये बोर ने दिया था। एक नहीं, रदरफोर्ड ने दिया था ना। तो बी पॉइंट अपना, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, गलत है। सी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 1/2000 गुना होता है, ये सही है। आयोडीन संस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, टिंचर आयोडीन अपने आप एक तरह से आयोडीन ही होता है ये, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 15वां प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कॉन्फिगरेशन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पर इसका है परमाणु केंद्रक, ए ऑप्शन इसमें सही है। 16वां प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं समान भौतिक गुण, विभिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका उत्तर है सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। 17वां प्रश्न, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 8 होगी। ठीक है। 18वां प्रश्न, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ठीक है, तो सोडियम में देखो Na+ होता है, तो 2 8 और 1 होगा। ठीक है। अगला, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या 9। ठीक है, परमाणु संख्या 9 है तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 18 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, परमाणु संख्या 9 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 19 होगी। ठीक है, आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको भर के बताता हूँ। यहाँ पर आपको भरना है 19। ठीक है, 19। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें? जब 19 है तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या होगी 9। ठीक है, जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही इसके प्रोटॉन संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 9 ही होगी। ठीक है। परमाणु स्पीशीज का नाम क्या है? तो 9वें नंबर पे क्या आता है? यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आएगा, यहाँ पर एफ होगा। ठीक है। अगला 16 परमाणु संख्या है। 16 परमाणु संख्या पे क्या आता है? जो भी आएगा। ठीक है। 32 द्रव्यमान संख्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें होगी 16 ही होगी, यहाँ पर आप भर सकते हैं। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या भी 16 होगी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पर 16 ही होगी, तो सल्फर इसका नाम है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 24 द्रव्यमान संख्या है, तो परमाणु संख्या होगी 12। ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या भी 12 होगी, तो और प्रोटॉन संख्या भी 12 होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 12 ही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम होगा कार्बन, सी। ठीक है। इस तरह से बचे हुए जो हैं वो आपको भरने हैं। आप वैसे भर सकते हो, देखो जैसे परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु संख्या 2, तो द्रव्यमान संख्या 2 नहीं होनी चाहिए, द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होनी चाहिए। हाँ, इसका नाम परमाणु संख्या अगर 1 है, द्रव्यमान संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी, तो यहाँ पर इसका नाम होगा ड्यूटेरियम, डी नाम देंगे इसको। ठीक है। परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0, प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तो यहाँ पर ये H+ नाम देंगे इसको, H+ आयन। ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारणी को भर सकते हैं। ठीक है। आगे देखें, ये सारणी बिल्कुल ऐसे कैसे दे रखी जैसे हमने भरी थी, वैसे इसमें कोई भी वो नहीं थी। ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये जो अध्याय है, इसके सारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आपको ये अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।